जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम इकोनॉमिक्स का क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास हमारा हो चुका है। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो सेक्टर्स था उसमें हमने क्या बताया था आपको। स्वाभाविक जो स्वभाव के आधार पे जो 3 सेक्टर थी उसके बारे में हमने जाना। अर्थव्यवस्था क्या था, इससे पहले हमने वो जाना। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश की आर्थिक स्थिति, किसी देश की आर्थिक इनकम, या कह सकते किसी देश की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बारे में पढ़ते हैं। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश में कैसे इनकम का सोर्स है, किस चीज़ से हमें इनकम मिल सकता है, यही सब के बारे में तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो ये स्वभाव के रूप से, नेचर के आधार पे हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पढ़ा। किससे? पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? स्वभाव के बारे में। प्राथमिक में हमने क्या जाना? जो कृषि से रिलेटेड होता है। प्राथमिक में क्या है? कृषि से रिलेटेड एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गया आपका, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। ये सब क्या है? खेती से खनन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ये सब जो खनन करके हम निकालते क्या है, सब आता है प्राथमिक में। द्वितीय में उद्योग आता है, निर्माण और विनिर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र कह सकते हैं इसको। मतलब व्यापार, परिवहन, आपका सरकारी नौकरी, कर्मचारी वगैरह सब क्या किस में आते हैं? तृतीय सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, आपका डेबिट कार्ड, ये सब किस में आता है? आपका तृतीय सेक्टर में आता है। तो हमने ये तीनों के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही मज़ेदार ढंग से इससे पहले वाली वीडियो में देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा जो पहले वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। और क्या कीजिए, हमारी जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप पढ़ सकेंगे। अब देखिए, हम सेक्टर्स में तो पहला जो नेचर के आधार पे उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम आखिर शर्त के आधार पे भी दो भाग में बांटा गया है। ये सेक्टर को शर्त के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर एक संगठित और एक असंगठित। फर्स्ट नंबर संगठित है, सेकेंड नंबर असंगठित है। संगठित में क्या हो सकता है? संगठित में हम कह सकते हैं जिसका नियम कानून बना हुआ है, जिस कंपनी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का, या कह सकते हैं किसी ऐसे कंपनी, स्कूल, आपका बहुत बड़े बड़े जो होते हैं कंपनियां, उनका क्या होता है? नियम कानून बना होता है, जिनका सरकार क्या देती है? सैलरी देती है। या प्राइवेट कंपनियां भी सैलरी देती है, तो उनका जो सैलरी होता है वो फिक्स होता है, उनका टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है। अगर जो भी कंपनी है वो संगठित है, अगर आप उसमें वर्क कीजिएगा, अगर आप उसमें काम कीजिएगा, तब आपका सारी जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो रखता है, वीज़ा, पासपोर्ट। अगर आप बाहर विदेश में भी काम करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट वगैरह रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और आपको वो निश्चित वेतन देता है। आपको क्या देता है? निश्चित सैलरी देता है। आपको टाइम से आना है, टाइम से जाना, आपको छुट्टी मिलती है। तो ये जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या है? वो किस में जाता है? संगठित क्षेत्र में, संगठित में जाता है। वो उसका जो टाइम टेबल, नियम कानून सब कुछ क्या है? वो नियम ढंग से चल रहा। वो जैसे कोई स्कूल है वो संगठित है, कोई स्कूल है वो संगठित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जिस सरकारी स्कूल में जैसी टाइम से पढ़ाई होती है और टाइम से क्या होती है? छुट्टी होती है, टाइम से स्कूल खुलता है, और वैसे ही नियम कानून अगर प्राइवेट स्कूल भी पालन करता है तो उसको भी हम संगठित क्षेत्र में डालते हैं। जितना भी सरकारी वर्कर होते हैं किस में आते? संगठित में। रेलवे हो गया, रेलवे हम लोग को रेलवे कितना वैकेंसी निकलता है, कितनी सारी नौकरियां मिलती है रेलवे के अंदर। तो देखिए रेलवे में क्या होता है? अगर रेलवे जो ट्रेन चलता है और जो रेलगाड़ी चलती है तो उन लोग का क्या टाइम टेबल, नियम कानून सब फिक्स होता है। क्या 9 बजे के बजाय 10 बजे आता है ट्रेन का ड्राइवर? नहीं, वो उसका टाइम टेबल फिक्स रहता है। वो अपना टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है।
तो ये क्या है, यह संगठित है। तो संगठित क्षेत्र में वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसका क्या हो, नियम कानून सब क्या हो, जिसका नियम कानून बना हो और सरकारी चीज़ों से भी रिलेटेड हो, उसको हम क्या किस में रखते हैं, संगठित में रखते हैं। वेतन उसको मिलता होगा, वेतन उसको निश्चित मिलता है, उसका जो टाइम है वो भी निश्चित है, सारी कानूनी प्रक्रिया उसको क्या है, तो ये सरकार से प्राइवेट की मिलीजुली है और वो उसको हम क्या किस में रखेंगे, संगठित में। बहुत बड़े बड़े कंपनियों को संगठित में रखा जाता है। असंगठित में क्या होगा, असंगठित में हम क्या रख सकते हैं, असंगठित में हम रख सकते हैं वैसे क्षेत्र को, वैसे क्रियाकलाप को जो क्या है, क्या असंगठित है, मतलब उसका नियम कानून फिक्स नहीं है, उसकी सैलरी फिक्स नहीं है, उसको जब मन करता है जब अपना छुट्टी लेता है, जब मन करता है जब वो आता है, तो वैसी संगठन को हम क्या कहेंगे, असंगठित क्षेत्र। जैसे कपड़ा का दुकान हो गया, ये सब छोटे मोटे जो दुकानें हो गए, रोजगार हो गया, जो आप सड़क के किनारे दुकानें देखते होंगे, ये सब क्या है, असंगठित में आता है। उन लोग को वेतन अपना मन से देता है, ऐसा नहीं है उसको नियम कानून पूरा फिक्स है, ऐसा नहीं होता। तो जिसका नियम कानून सब फिक्स नहीं रहता है या जिसकी सैलरी निश्चित नहीं रहती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे बाबू, असंगठित कहेंगे। अब देखिए असंगठित संगठित तो हमको पता लग गया, टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें कहाँ ही गया टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपका जो टर्म्स होना चाहिए और कंडीशन कि हाँ आप इस टाइम से इस टाइम हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है, आपको हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कहा गया स्वामित्व, उसके बाद क्या कहा गया, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक, निजी और संयुक्त, इस क्या है, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या होता है, कह सकते हैं जिसको कहते हैं मालिकाना हक। तो ये मालिक को क्या कहा जाता है, स्वामित्व भी कहा जाता है कि तुम पर मेरा स्वामित्व है। मतलब हम जैसा हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं कि तुम पर हमारा क्या है, स्वामित्व है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पे 3 भागों में, सार्वजनिक या इसे हम सरकारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकारी क्या कहते हैं, सरकारी। हम इसे सार्वजनिक को सरकारी भी कहते हैं, निजी कहते हैं और संयुक्त कहते हैं। सरकारी, निजी और संयुक्त क्या कहेंगे, सरकारी, निजी और संयुक्त। तो क्या कहेंगे हम, सरकारी, निजी और संयुक्त। क्या कहेंगे, सरकारी, निजी और संयुक्त। देखिए सरकारी क्या हुआ, सरकारी भूमि, जैसे सरकारी जमीन, जैसे कोई भी ऐसा संस्था है या कोई भी ऐसी जमीन है वो क्या है, सरकारी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक। मतलब क्या होगा, उस पर सबका अधिकार होगा, उस पर क्या होगा, सबका अधिकार होगा। सार्वजनिक भूमि पे सबका अधिकार होता है, यानी कि सरकारी भूमि पे सबका अधिकार होता है। सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, जितना भी सरकार के अंडर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सरकारी भूमि या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र उसको कहते हैं। अब देखिए निजी, प्राइवेट मतलब क्या होता है, निजी, जिसमें क्या हो, सिर्फ उस व्यक्ति का अधिकार, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है जिस प्लेस पे या जिस क्षेत्र पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निजी कहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, वो क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा किया है जो क्या अपने बलबूते पे खड़ा किया, ना सरकार की हेल्प लिए, वो अपने पैसे से एक बड़ा सा कंपनी खड़ा किया है। तो उसमें वो जितना भी नियम कानून, टर्म्स और कंडीशन रखेगा, जितना भी नियम कानून वगैरह जो भी होता है वो क्या रखेगा, अपने अनुसार रखेगा और वो कंपनी को अपने अनुसार चलाएगा। क्या करेगा, अपने अनुसार चलाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, निजी। क्या उस कंपनी पे सरकार का हक है, नहीं। सरकार की यह अधिकार बनेगा कि वह कंपनी पे वो क्या करे, उसको सुरक्षा दे, उस संपत्ति पे उसको सुरक्षा दे, है ना, कि या ये नहीं कि वो संपत्ति अपने अंडर में वो ले, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जो
स्कूल होता है उसका अपना नियम कानून होता है, वो सरकारी स्कूल का नियम कानून पालन नहीं करता क्योंकि वो उसका निजी है, वो उसका खुद का है नहीं। और देखिए प्राइवेट में क्या, प्राइवेट कंपनियां पैसे के लिए अपना कंपनी खड़ा करती है और क्या करती है, पैसे कमाने के लिए। लेकिन जैसे ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि कोई भी जैसे प्राइवेट स्कूल है तो खोली है, प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, मैं मानती हूँ कि अच्छी शिक्षा मिल रही, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल किस लिए खोला है, पैसे के लिए। उसको भी पैसा चाहिए, उसको पैसा कमाना है। लेकिन सार्वजनिक प्लेस जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी जितना भी क्षेत्र, अगर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल अगर सरकार खोलती है तो किसके लिए खोलती है, लोक कल्याण के लिए। किसके लिए, लोक कल्याण के लिए और जनता के लिए। और प्राइवेट जो होता है वो अपनी कमाई को अच्छी बनाने के लिए, प्लस में जो अच्छी शिक्षा देने के लिए, और हम कह सकते हैं कि वो अपना इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और बहुत सारी प्राइवेट कारखानाओं का क्या करता है, वो ओपन करता है और उसको खोलता है। तो निजी के मतलब समझ में आए, निजी मतलब खुद का, प्राइवेट जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी की पत्नी को हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी पत्नी है, आप कह दीजिएगा दूसरे के पत्नी के कि हमारी पत्नी है, नहीं कहिएगा क्योंकि क्या, वो उसका प्राइवेट है, वो उसका क्या है, प्राइवेट है, वो सिर्फ उसी का हो सकती है और किसी की नहीं। लेकिन वैसे ही, लेकिन माँ बाप को ले लीजिए, माता पिता को ले लीजिए, माता पिता ये नहीं, माता पिता के अगर 5 संतान है तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, हम सिर्फ एक ही का माता पिता नहीं ना कहेगा, हम पांचों का क्या है, माता पिता है। या दादा दादी के जितने भी पोता पोती हो तो सबका तो हाँ, हम सबके दादा दादी हैं। आप नहीं कह सकते जी घर में जितना भी पत्नी है हम सबके पति हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि प्राइवेट हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट कहेंगे। तो हम ये छोटा सा एग्जाम्पल दिए आपको समझने के लिए कि क्या प्राइवेट कंपनी में क्या निजी आपका खुद का अधिकार रहेगा और सरकारी जमीन पे, सरकारी क्षेत्र पे हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का अधिकार रहता है। संयुक्त मतलब क्या होता है, देखिए संयुक्त मतलब होता है आपका ये दोनों के मिश्रण को हम संयुक्त कहते हैं। जैसे चीनी अब पानी घोरते तो क्यों हुआ, मिल गया। तो वैसा ही जब सार्वजनिक और निजी जब दोनों एक साथ काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है या कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है, वो क्या है, वो क्या कर रहा, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है उसका नहीं चल रहा, मतलब वो अपना दम पे नहीं चला पा रहा, या उनकी मतलब पढ़ाने की तरीका या उसका स्कूल बहुत अच्छा है, तब सरकार कहेगी कि आप इतना कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, संयुक्त बना लीजिए। मतलब प्राइवेट से क्या कीजिए, इसको आप संयुक्त बना लीजिए, मिश्रित बना लीजिए। हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। क्या करेंगे, संयुक्त कर लेते हैं, इसको हम दोनों मिलकर चलाएंगे। तो वह स्कूल वाला बोलेगा हाँ भाई ठीक है, दोनों मिलकर चलाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, नहीं कहते अर्ध सरकारी है, मतलब आधा प्राइवेट भी है और आधा सरकारी भी है। उसको पूरा सरकारी नहीं कहते, अर्ध सरकारी भी कहते हैं। जैसे कोई कॉलेज है उसमें सरकार क्या कर रहा, उसको वहाँ के शिक्षक को वेतन दे रहा। कोई प्राइवेट कॉलेज है और उसको संयुक्त बना दिया जाए, मतलब संयुक्त बना दिया जाए मतलब हम कह सकते हैं वो सार्वजनिक भी है और निजी भी है, दोनों है, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे। तो कोई प्राइवेट कॉलेज है उसको संयुक्त बना दिया जाए तो वहाँ के जितने भी टीचर की सैलरी है वो क्या कौन देगा, सरकार देगा। वहाँ का जो मैनेजमेंट कैसे होगा, वहाँ कैसन रंग के पोतैया होना चाहिए, स्कूल कैसन होना चाहिए, वहाँ का जो भी कह सकते हैं व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगा। लेकिन स्टडी मटेरियल में, स्टडी में कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा स्कूल में कौन सी किताब चलेगी, कौन सी किताब से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ उस कौन देखेगा, तो वो देखेगा आपका वो डायरेक्टर देखेगा, उसमें सरकार उसमें नहीं करेगी, उसमें क्या करेगा, सरकार नहीं करेगी, वो जो प्राइवेट जो कंपनी बैठाया वो देखेगा। बात समझ में आया। देखिए जैसे कि कोई ऐसा कॉलेज है उसको प्राइवेट
और ये संयुक्त कर दिया जाए। समझिए, फिर से समझिए, कोई ऐसा कॉलेज है उसको संयुक्त कर दिया जाए, मतलब उस पर सरकार का भी अधिकार है और प्राइवेट निजी अधिकार भी है। तो जो सरकार होगी वो क्या करेगी, लोगों को सैलरी देगी, और जो वहाँ का बिल्डिंग का मरम्मत ये सब करवाना, वहाँ हर एक चीज़ को उपलब्ध कराना किसका काम होगा, तो सरकार का काम होगा। लेकिन वहाँ पढ़ाई कैसी होगी, कैसे, कौन सा बुक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ये सब प्राइवेट देखेगा। तो इस तरह से संयुक्त क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र होता है। देखिए, अब संयुक्त क्षेत्र में MOU इसको, ये एक प्रकार का कह सकते हैं हम, इस पे सिग्नेचर कराया जाता है। AMU इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड इसका क्या हुआ, फुल फॉर्म हुआ। O हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड में क्या होता है कि जैसे देखिए, अब निजी और सार्वजनिक जब बनता है ने, तब उस पे एक उस पे क्या बताया जाता है, सिग्नेचर करवाया जाता है। ये प्रावधान के लिए आप तैयार रहिए। मतलब कि देखिए, 50% अगर 50% सरकार का है तो 50% ये क्या है, ये आपका निजी है। अगर 50% सरकार अपना योगदान देगी तो 50% उसमें प्राइवेट का भी योगदान होगा। तो इसके लिए कुछ सिग्नेचर करना पड़ता है, किसके तहत, MOU के तहत, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड। जब ये दोनों संयुक्त बनता है तब इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड में आप जाकर क्या करते हैं, नियम कानून को पढ़कर उस पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, हम आपके लिए ये प्रावधान को स्वीकार करते हैं। ये इस तरह से हम दोनों क्या होंगे, अब हम लोग पार्टनरशिप हैं, एक तरह से पार्टनरशिप हो गया। तो समझ में आया मेमोरेंडम का काम क्या है। मेमोरेंडम का काम यही है कि जैसे देखिए, वहाँ का कोई ऐसा नियम कानून बनाया तो दोनों को मानना है, और अगर आप छोड़ते हैं या आप अगर उल्लंघन करते हैं तब आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड इसी के अंदर आता है। किस में आता है, तो संयुक्त में आता है। तो सार्वजनिक, निजी और संयुक्त को हम लोग समझे। अब कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारिता। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारिता। ये छोटे स्तर पे होता है कोऑपरेटिव। देखो, कोऑपरेट करना मतलब सहकारिता। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा कंपनी है जो बहुत छोटा है, उसको डायरेक्ट क्या करती है, केंद्र सरकार अपने अंडर में लेकर उसको चलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सहकारिता कहेंगे। जैसे कि आप कोई देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसको सहकारिता बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, या सहकारिता समिति, कोऑपरेटिव समिति। आप देखते होंगे गांव में क्या होता है, आप क्या बैठाया जाता है, सहकारिता समिति बैठाई जाती है, जिसका डायरेक्ट या कह सकते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन केंद्र से भी रहता है। तो ये छोटे स्तर पे हो जाता है। आपका कोऑपरेटिव क्या होता है, छोटे स्तर पे हो जाती है। छोटे स्तर पे कोऑपरेटिव को हम कहते हैं। कोऑपरेटिव हो गया, संयुक्त हो गया, निजी हो गया। देखिए, फिर से समझिए, सार्वजनिक मतलब जब सार्वजनिक सरकारी होता है, उस पर पूरे देश का अधिकार होता है। सरकारी जमीन पे पूरे देश के नागरिकों का अधिकार, प्राइवेट पे उसका खुद का। संयुक्त में क्या है, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त का गठन किया जाता है, जिसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड पे साइन कराया जाता है। उसके बाद कोऑपरेटिव हम छोटे प्रकार के सहकारिता समिति को बोलते हैं। जो छोटा है उसको क्या कहता है, केंद्र सरकार भी देखती है। छोटा सा जैसे कंपनी हो गया, सहकारिता समूह, आप जानते गांव में समूह ही होता है। तो ये क्या है, ये कोऑपरेटिव में आता है। ये छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती है इसके पीछे। अब देखिए, हम इतना तो समझे, हमने आज पूरा ये जो तीनों सेक्टर के जो 3 पार्ट थे, पहला था स्वभाव, शर्त, स्वामित्व, ये सब के बारे में जाना। अब हम प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के बारे में जानेंगे। उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब हम किसी भी चीज को अगर
किसी भी चीज को अगर हम प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन आखिर हम इस किसी चीज को उत्पादन, किसी भी चीज को उत्पादन करने का कारक तो होगा। हम किसी भी चीज को कैसे उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे। कोई भी फैक्ट्री है, आखिर वो फैक्ट्री कैसे लगाया गया, लगाया कैसे गया। उसको हवा में नहीं लगाएं, उसको जमीन पे लगाएं तो कारक होगा नहीं। इसको कारक की है, उत्पादन का, प्रोडक्शन का कारक क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम कोई चीज़ को उत्पादन करते, उत्पाद करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं तब उसका कारक होता है। तो जानते हैं क्या क्या कारक है। एसएससी सीजीएल में पूछता है कि उत्पादन का कौन कौन सा कारक है, निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है, तब आप बता सकते हैं। तो आइए पहले पढ़िएगा तब नहीं बताइएगा। देखिए प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन देखिए उत्पादन के प्रमुख 4 कारक है। उत्पादन के प्रमुख 4 कारक है। उत्पादन के कितना कारक है, 4 कारक है। 4 कारक में उत्पादन होता है। कैसे, अब देखिए पहले हुआ पूंजी, कैपिटल। अब कैपिटल मतलब राजधानी नहीं समझिएगा, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का प्रयोग पूंजी के लिए हुआ है। किसमें हुआ, पूंजी के लिए। कैपिटल का प्रयोग किसमें हुआ बाबू, पूंजी के लिए। तो पूंजी के लिए हम कैपिटल का उपयोग करते हैं। तो हमको पहले कोई चीज़ का उत्पादन करने के लिए, कोई चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमको पूंजी चाहिए। क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा। हम कल बोले थे सब खेल पैसे का होता है। हमको जब पैसा रहेगा तभी ना हम कोई फैक्ट्री कारखाना लगाएंगे, चाहे जब हमको पूंजी रहेगा तभी नहीं हम ऐसे खाद छीटेंगे, फिर आपका अनाज उगेगा। तो किसी भी चीज़ को उत्पाद करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अगर हम ये तीनों क्षेत्र की भी बात करें तो ये तीनों क्षेत्र को उत्पादन के लिए भी पहले हमको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो प्रोडक्शन के लिए हमको सबसे पहले की जरूरत क्या होती है, पूंजी। तो पूंजी जब रहेगा तभी क्या करेंगे, हम किसी चीज को उत्पाद कर सकते हैं। अब पूंजी नहीं रहेगा तब की करेंगे। अब देखिए जैसे कारखाना और खाना बनाने में हमको भारी इन्वेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट लगता है। जैसे कि आप कोई चीज़ का बहुत बड़ा शोरूम खोलते, गाड़ी का शोरूम खोलते तो उसमें बहुत हैवी क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या, आपके पास पूंजी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ऋण लीजिएगा, कर्जा। क्या कीजिएगा, कर्जा लीजिएगा। तो पूंजी न है तो कर्जा लेकर आप क्या कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, उत्पादन के लिए आप बैठाइएगा, या फैक्ट्री को उसको आप बैठाइएगा, कारखाना का बैठाइएगा। किसी भी आप किसी कॉलेज बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप क्या कीजिएगा, पूंजी का ज़रूरत की होगा तो आप पूंजी जुटाइएगा, नहीं तो आप कर्जा लीजिएगा, ऋण लीजिएगा, उसके बाद आप कॉलेज को बनाइएगा। तब आखिर आप पूंजी तो हो गया, लेकिन आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करें तो आप हवा में नहीं कीजिएगा, भूमि चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, जमीन। जमीन कितना इंपॉर्टेंट कारक है ना, कारक। पहले तो उसको पूंजी चाहिए। कोई चीज़ आप सोच रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको पैसा जुगाड़ करना होगा। तब आप क्या कीजिएगा, रेंट पर भूमि लीजिएगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो आपके पास पूंजी है तो आप रेंट पर भूमि ले लीजिएगा, या आप खुद पर भूमि खरीद लीजिएगा। तो पहले पूंजी, दूसरा क्या है, भूमि। आपको क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। भूमि मतलब लैंड, मतलब जमीन होना चाहिए। किसके लिए, उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। तीसरा उद्यमी। उद्यमी मतलब मालिक, जो उस चीज़ को बैठा रहा है। जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज को बना रहा है, तो कॉलेज को बनाने के लिए उसको पहले पूंजी लगा, उसके बाद उस कॉलेज को कहाँ बनाएगा, तो ज़मीन पर बनाएगा, तो उसको भूमि चाहिए। अब कौन बना रहा है, तो उद्यमी, मालिक उसका। तो उद्यमी हम क्या कहेंगे, मालिक, उसको कहेंगे ने मालिक। तो क्या चाहिए, फिर उद्यमी चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, श्रमिक, मतलब वहाँ पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। क्या चाहिए, पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, कागज़ को कलेक्ट करके रखने वाला टीचर चाहिए, कंप्यूटर को संभालने के लिए टीचर चाहिए, मतलब हम क्या कहेंगे, श्रमिक चाहिए। अब देखिए, अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है या कोई ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके डायरेक्टर भी आकर क्लास लेते हैं, तो वो भी क्या हो गए, वो भी तो श्रमिक हुए, वो भी तो श्रमिक हुए। तो क्या उद्यमी भी श्रमिक हो सकता है, उद्यमी भी क्या हो सकते हैं, श्रमिक हो
हो सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि पहले हमको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमको पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हमको भूमि चाहिए, उसके बाद उद्यमी रहेगा, उसके बाद श्रमिक रहेगा, तब क्या होगा? उत्पादन हो सकता है। अब देखिए यह उत्पादन है ने, उत्पादन के ये तो कारक हुए। तक एग्जाम में पूछेगा कि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन का कौन कौन सा कारक होता है, तो कौन कौन सा कारक होता है, तो ये सारी कारक किसका है? तो उत्पादन का, प्रोडक्शन का है। बात समझ में आया? अब देखिए अब ये सब का ने इसका क्षेत्र है सरकारी, नीति और संयुक्त, मतलब कि ये सब के आधार पे इनको 3 भाग में बांटा गया है। उत्पादन के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। उत्पादन के आधार पर ये पूरे इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला सरकार, दूसरा नीति और तीसरा है संयुक्त। अब देखिए सरकार मतलब क्या होता है? जिसपे सबका अधिकार हो, हमने बताया। तो सरकार को हम क्या कहते हैं? समाजवादी। इसको देखिए ये तीनों के आधार पर इसको तीन प्रकार के आपका अर्थव्यवस्था में बांटा है। प्रोडक्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पे? प्रोडक्शन के आधार पर। ध्यान रखिएगा बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। प्रोडक्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कई भागों में? 3 भागों में। तो देखिए पहला है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। सरकार जिसको सरकारी, जिसे सरकारी को क्या कहते हैं? समाजवादी। जहाँ समाजवादी व्यवस्था है वो क्या है? मतलब वहाँ का जितना भी चीज़ है वो क्या है? सरकार के अंडर में है। क्या है? सरकार के अंडर में है। उस क्षेत्र को या उस देश को हम कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। अब देखिए नीति का नीति नहीं होगा, निजी होगा, नीति नहीं होगा, निजी। अब देखिए निजी मतलब क्या होगा? निजी अर्थव्यवस्था। निजी मतलब पूंजीवादी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ कैसा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और हमारा भारत देश कैसा है? तो हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कहीं का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें सरकार का, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें जो भूमि होती है वो किसका होता है? तो सरकार का होता है। उस पे पूरी समाज के लोगों का अधिकार होता है। वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे देखिए कोई ऐसा भूमि है कोई ऐसा देश है जहाँ क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब वहाँ की सारी भूमि हर एक नागरिक के लिए, वहाँ के हर एक लोगों के लिए क्या है? सरकार उनके लिए उपलब्ध कराती है। तो वैसी भूमि को हम क्या कहते हैं? वैसे क्षेत्र को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सरकार का मतलब इसमें डायरेक्ट जो अधिपत्य होता है सरकार का, मतलब जितना भी सारा भूमि है उसमें किसका अधिकार होगा? तो सरकार का अधिकार होता है। वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी मतलब होता है पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितना भी काम करता है ने वो किसके लिए? तो लोक कल्याण का काम करता है, सरकार काम करता है, और जितना भी भूमि है उस पर सबका अधिकार होता है। और निजी में होता है पूंजीवादी। निजी को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितना भी जमीन है या संपत्ति है वो क्या होगा? तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के स्वामित्व में, अधिकार में जितनी भी भूमि रहती है उसको क्या कहते हैं? हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे बहुत ऐसा देश है जहाँ क्या है? सारी भूमि किसी एक व्यक्ति, एक लीडरशिप के हाथ में है। वो क्या कर रहा है? अपना मन से क्या कर रहा
है, देश को चला रहा है और अपने प्रॉफिट के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ काम कर रहा, देश का लोक कल्याण का बात नहीं करता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि पूंजीवादी में हो जाता है निजी, मतलब प्राइवेट। प्राइवेट को ही क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्राइवेट को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन हमारा भारत देश में संयुक्त है। हमारा भारत देश में क्या है? संयुक्त अर्थव्यवस्था है, यानी कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा में अर्थव्यवस्था है बाबू? मिश्रित। अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारे भारत देश में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में है। अब कहिएगा कैसे है, तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी काम करती है, प्राइवेट स्कूल भी काम करता है, चलता है, सरकारी स्कूल भी चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, तो मतलब मिला जुला है। प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है अपना, प्राइवेट कंपनियां भी, प्राइवेट के लोग भी काम करते हैं और सरकारी भी काम चलता है, सरकार के भी कार्य चलता है और प्राइवेट भी काम चलता है। आपको मन है तो आप अपना प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट अपना कंपनी, आप अपना प्राइवेट कुछ भी खोल सकते हैं। अब सरकार क्या करती है? अपनी सरकार क्या करती है? आपको सार्वजनिक स्थल भी देती है, सार्वजनिक क्षेत्र भी देता है। रेलवे हो गया, आपका सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत बैंक, ये सब क्या देता है? सरकार ये देता है, आपका सरकारी भी देता है, मतलब सार्वजनिक भी देता है। तो हमारा भारत देश कैसा देश है? तो संयुक्त अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इतना क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, क्योंकि हमने आज ये सारा जितना भी इकोनॉमिक्स का सेक्टर था उसके बारे में बताया। अब प्रोडक्शन के बारे में बताया, मतलब उत्पादन के बारे में बताया। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? तो 4 कारक होते हैं, पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। देखिए एक ये दौलत पटेल करके एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? देखिए बाबू, अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिए तो खामोशी से कीजिए। किसी भी चीज़ का आप तैयारी कीजिए तो क्या कीजिए? खामोशी से। ऐसा तैयारी कीजिए ना कि कभी अपना घर वाला को भी ना पता लगने दीजिए कि हम ये चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे इससे क्या होता है? आप पहला नंबर तो आप पे हेडक नहीं रहेगा। पहला नंबर की आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि क्या करना है हमको तैयारी। हम बोल दिए हैं मम्मी पापा के पास हमको आईएएस बनना है, हमको आईएएस बन के ही दिखाना है, ये टेंशन बन जाता है। लेकिन आप अगर चुपचाप खामोशी से अपने आत्मबल एकदम, आपको एकदम दृढ़ निश्चय है कि हमको ये काम कर लेना है, तो खामोशी से किए हुए चीज़ की जो रिजल्ट में आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो सब जगह बोल दिया ना हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कभी कुछ नहीं करता। लेकिन खामोशी से करना चाहिए। तो अभी मेरा मेन तैयारी है कि मैं जो भी समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आए। मेरा तैयारी अभी फ़िलहाल यही है। हम जो भी कुछ आप लोगों को बता रहे हैं, जो भी कुछ समझा रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा आप लोग संतुष्ट हों हमारी बातें से। हम जो बोल रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो, आपको संतुष्टि मिले और आपका एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत या कह सकते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन आए और आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो। इससे बड़ा तैयारी और हमारे लिए क्या होगा। और बाकी बातें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद। आज तक इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।